बुक्स इन विच कंट्री, तो किस कंट्री की बात यहाँ पर हो रही है, पूछा गया है कि जहाँ पर किताबें जो थी दैट वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर फ्रॉम AD 594, तो पेपर को रब करके किताबों को प्रिंट किया जाता था। ठीक है, ये AD 594 में ऐसा सिस्टम था, ये आपको बताना है। बोथ द साइड्स ऑफ द बुक वर फोल्डेड एंड स्टिच्ड, दोनों साइड जो थे बुक के उसको फोल्ड किया जाता था और फिर उसको स्टिच कर दिया था। तो ये कहाँ पर था, ये था चाइना में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग स्कॉट। तो देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर राइटिंग या बहुत ज़्यादा स्टाइल से राइटिंग जो होती है उस आर्ट को क्या कहते हैं, उस आर्ट को कहते हैं कैलीग्राफी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इन द लेट डैश सेंचुरी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड। तो देखिए मैकेनिकल प्रेस जो था वो कब आया था, या वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स की बात अगर करी जाए तो ये इम्पोर्ट कब होने लग गए थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होने लग गए थे 19th सेंचुरी में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब लेट 19th सेंचुरी की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। अब देखिए हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी, किन के मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस करी थी, चाइना से जापान में गई थी, कहाँ पर, कब, 768 टू 770 AD। तो इंट्रोड्यूस करी थी बुद्धिस्ट मिशनरीज ने। ठीक है, तो बुद्धिज्म को जो मानने वाले लोग थे, या ये कह सकते हैं जो बुद्धिस्ट मिशनरीज होते थे, उन्होंने चाइना से जापान तक इसको ट्रांसफर किया था 768 टू 770 AD में। नेक्स्ट पे आते हैं, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र इज द ओल्डेस्ट डैश बुक। अब देखिए जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, और किस लैंग्वेज की किताब है, तो जापानीज लैंग्वेज में किताब लिखी गई है। ठीक है, तो जापानीज बुक है। ठीक है, कौन सी बुक है ये, जापानीज बुक है। प्रिंटेड इन 868 AD में इसको प्रिंट किया गया था। कितनी शीट्स हैं इसमें, तो 6 शीट्स हैं, और वुडकट इलस्ट्रेशंस भी इसमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विल्लम इज अ पार्चमेंट मेड अप ऑफ डैश ऑफ एनिमल्स। तो देखिए विल्लम क्या होता है, विल्लम एक पार्चमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक पार्चमेंट होता है। पार्चमेंट क्या होता है, तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं लेटर टाइप का है जो एनिमल्स के स्किन से बनता है। ठीक है, तो वेलम क्या होता है, एक पार्चमेंट होता है, और वो किससे बनता है, तो स्किन के, एनिमल के स्किन से बनता था। तो 6 क्वेश्चन में आंसर स्किन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हु रिटर्न टू यूरोप आफ्टर एक्सप्लोरिंग चाइना। तो चाइना को एक्सप्लोर करके यूरोप कौन वापस आया, अलोंग विद हिम ही ब्रॉट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और देखिए इसके साथ ही साथ जो आया था, मतलब जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो चाइना एक्सप्लोर करके यूरोप आया, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अपने साथ लेके आया, मतलब इस टेक्निक को अपने साथ लेके आया, जो बहुत पूरे यूरोप में बहुत तेजी से स्प्रेड हो गई। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो मार्को पोलो की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया, बाय अर्ली डैश सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप। तो देखिए यूरोप में जो वुड ब्लॉक्स यूज होने लग गए थे वो कब यूज होने लगे थे, तो 15th सेंचुरी में, मतलब अर्ली 15th सेंचुरी में ये यूज होने लग गए। तो कौन लेके आया था, मार्को पोलो चाइना से उसको लेके आ गया था टेक्निक को। नेक्स्ट पे आते हैं, 9th क्वेश्चन में कहा गया, जोहान गुटनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन द डैश। तो देखिए जो पहली प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी वो किसने डेवलप करी है, तो जोहान गुटेनबर्ग ने डेवलप करी, और ये कब डेवलप करी है, तो 1430s में डेवलप करी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक विद द न्यू सिस्टम वाज। तो जो नया सिस्टम क्रिएट हुआ उससे जो पहली किताब डेवलप हुई थी उसका नाम था बाइबल। और बाइबल क्या है, क्रिश्चियनिटी की होली बुक है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी की क्या है, होली बुक है, आपको ये पता होगा। ठीक है, जैसे कुरान जो है वो इस्लाम की है, गीता जो है वो हिंदूज की है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, द रोमन चर्च बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स और प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम। अब देखिए जो रोमन चर्च थे उन लोग ने कुछ ऐसी बुक्स को अलग रखना स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ ऐसी बुक्स को प्रोहिबिट करना स्टार्ट कर दिया जो इनके खिलाफ बात करती थी, जो इनके अगेंस्ट बात करती थी। तो ऐसा इन लोग ने कब स्टार्ट किया था, 1558 में स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1558 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया, हु सेड दैट। अब देखिए किसने ऐसा कहा है आपको बताना है। ठीक है, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन या प्रोग्रेस के लिए जो सबसे पावरफुल इंजन है वो क्या हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस हो सकता है। इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिस्पोटिज्म अवे। तो इसकी और इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो डिस्पोटिज्म है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा किसने कहा है, तो ये कहा है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में कहा गया, इन 1857 अ चिल्ड्रन प्रेस वाज सेट अप इन डैश डिवोटेड टू द लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए 1857 में जो चिल्ड्रन की प्रेस थी वो सेटअप हुई थी, और ये कहाँ पर सेटअप हुई थी, तो फ्रांस में सेटअप हुई थी। ठीक है, और इसमें मेनली जो चिल्ड्रन की किताबें होती थी, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होते थे वो लिखे जाते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, 14 क्वेश्चन में कहा गया,
ट्रेडिशनल फोक टेल्स वर गैदर्ड बाय ग्रिम ब्रदर्स इन। अब देखिए जो ट्रेडिशनल फोक टेल्स हुआ करती थी उसको ग्रिम ब्रदर्स ने गैदर किया था, और कहाँ की बात हो रही है, किस जगह की बात हो रही है, तो ये किया गया था जर्मनी में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें देखिए कहा गया है इन दी लेटर प्रेस प्रिंटिंग। तो देखिए लेटर प्रेस प्रिंटिंग की बात हो रही है। डैश इज अ बोर्ड विच इज प्रेस्ड ऑन टू द बैक ऑफ द पेपर टू गेट इम्प्रेशन फ्रॉम द टाइप। देखिए इम्प्रेशन को क्रिएट करने के लिए जो एक बोर्ड होता है, यहाँ पर पूछा गया उस बोर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको प्लेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटन कहते हैं। और उसमें होता क्या है कि जो पेपर का बैक होता है उसमें से इसको प्रेस किया जाता है, जिससे इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अक्सर ये चीज़ आप लोग ने भी करी होगी। जैसे मान लीजिए एक सिक्का लिया और एक पेपर उसके पीछे रख दिया, ठीक है, फिर जो पेपर होता है इसको जब ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं तो उसके सिक्के का इंप्रेशन उस पर आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर प्लेटन के रूप में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इन 19th सेंचुरी पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस वाज परफेक्टेड बाय रिचार्ड एम। तो देखिए जो अभी हमने प्रिंटिंग प्रेस देखा क्रिएट हुआ, इसके बाद पावर ड्राइवर सिलेंड्रिकल प्रेस जो क्रिएट हुआ था वो रिचार्ड एम ने क्रिएट किया। ठीक है, और उसको प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया था। लेकिन ये आपको बताना है उसको क्या प्रिंट करने के लिए शुरुआत में यूज़ किया था। तो ये न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज अ 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय द डैश। तो देखिए जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था वो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उसमें हुआ क्या, जो कैथोलिक चर्च जो था, ठीक है, उनको उनकी बातों को रिफॉर्म करने के लिए, उनकी जो भी आइडियाज थे उनको रिफॉर्म करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और मेनली जो कैथोलिक चर्च था उसको डोमिनेट कौन करता था, तो उसको जो रोमन्स थे या रोम जो था वो डोमिनेट कर रहा था। नेक्स्ट पे आते हैं। 18 क्वेश्चन में कहा गया हेरेटिकल की बात करी गई है। हेरेटिकल इज अ बिलीफ विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग्स ऑफ द चर्च। तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो हेरेटिकल होता है, हेरेटिकल का मतलब होता है ये एक ऐसे बिलीफ होते हैं जो मतलब वो चीज़ फॉलो नहीं करते जो चर्च की टीचिंग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया इन द मिड 16th सेंचुरी द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू गोवा विद डैश मिशनरीज। तो पहली बार भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस आई, ठीक है, वो गोवा में आई। और कौन से मिशनरीज उसको लेके आए थे आपको बताना है। तो पुर्तगीज जो मिशनरीज थे वो प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में लेके आए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन डैश। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। जो तमिल बुक पहली कैथोलिक प्रीस्ट जो प्रिंट किए थे, या जो ये कह सकते हैं जो प्रिंटिंग हुई थी पहली तमिल बुक की, वो कब हुई थी ये पूछा गया है। तो ये हुई थी 1579 में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, कोचीन में प्रिंट हुई थी। एंड इन द डैश द फर्स्ट मलयालम बुक वॉज प्रिंटेड बाय देम। और कब पहली मलयालम बुक प्रिंट हुई थी ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1713 में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो पहली तमिल बुक प्रिंट हुई है वो 1579 में हुई है, और जो पहली मलयालम बुक प्रिंट हुई है वो 1713 में हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया अ वीकली मैगजीन नेम बंगाल गैजेट वाज एडिटेड बाय। तो देखिए बंगाल गैजेट नाम की एक वीकली मैगजीन स्टार्ट हुई, और इसको किसने एडिट किया था, मतलब इसके एडिटर कौन थे, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें कहा गया द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोक टेल इन वर्स यूजली संग और रिसाइटेड। अब देखिए हिस्टोरिकल अकाउंट होता था, या इसको फोक टेल्स कहें, ठीक है, तो ये मेनली गाए जाते थे, सुनाए जाते थे। तो इनको कहा किया जाता था, तो इनको बेलार्ड कहा जाता था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा है कि बेलार्ड क्या होता है, तो ऐसी फोक टेल्स होती हैं कुछ, या कुछ ऐसे हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते हैं जिनको सुनाया जाता था, जिनको गाया जाता था, उसको बेलार्ड कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। इन 1821 हु पब्लिश संवाद कौमुदी। अब देखिए संवाद कौमुदी को किसने पब्लिश किया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने इसको पब्लिश किया था संवाद कौमुदी को। नेक्स्ट पे आते हैं। इन 1822 द टू न्यूज़पेपर्स। अब देखिए दो न्यूज़पेपर एडिट होने लग गए थे, जाम ए जहान नामा और शमसुल अखबार, वर पब्लिश्ड इन द डैश। तो किस लैंग्वेज में पब्लिश होते थे ये आपको बताना है। तो पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश होते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द बॉम्बे समाचार इज अ डैश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो बॉम्बे समाचार जो था वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, किस लैंग्वेज में होता था, तो ये गुजराती में होता था। किस में होता था, गुजराती में होता था। आप देख सकते हैं डी ऑप्शन जो है गुजराती दिया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। तो देखिए कैरिकेचर्स जो होते थे, कार्टून्स होते थे, इनको पब्लिश किया जाता था जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में।
कमेंटिंग ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। देखिए यहाँ पर कार्टून जो पब्लिश होते थे वो इसलिए देखने के लिए नहीं होते थे कि देखिए और खुश रहिए, वो मेनली एक तरीके से कह सकते हैं कि कटाक्ष रहते थे, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे वो कमेंट भी करते थे, ठीक है, इसलिए इसको मेनली पब्लिश किया जाता था। और ये कब पब्लिश होते थे, तो 1870s की ये बात है, तब ये पब्लिश किए जाने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया, इन बंगाल एन एंटायर एरिया इन सेंट्रल कलकत्ता द बटाला वाज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर। अब देखिए एक जगह है कलकत्ता में जिसका नाम है बटाला, ठीक है, अब या बाटला भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रिंटिंग होती थी, और किसकी प्रिंटिंग होती थी, बुक्स की प्रिंटिंग होती थी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सटाइटी, अब देखिए सटाइटी की यहाँ पर बात करी गई, सटाइटी क्या होती है, तो इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो मतलब अगर आप सेटिस्फैक्शन के बियॉन्ड कोई फुलफिल होता है, ठीक है, कोई स्टेट ऐसा है जो सेटिस्फैक्शन की बियॉन्ड फुलफिल होता है, तो उसको क्या कहेंगे, सटाइटी कहेंगे। तो बात बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा गया, इन 1938 हु रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब दी गई है, छोटे और बड़े का सवाल, और एक कब पब्लिश हुई, 1938 में। अब इसमें मेनली जो बातें कही गई थी वो कास्ट और जो क्लास का एक्सप्लॉयटेशन उस समय होता था, ठीक है, जो 4 वर्ण में डिवाइडेड थी हिंदू का समाज, तो उसमें जो जो भी चीज़ें थी उसके बारे में, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताई गई है बात। तो ये किसने लिखी है किताब, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो एक काशी बाबा ने लिखी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30th पे आते हैं। 30th में कहा गया, इन द 1930s डैश कॉटन मिल वर्कर्स सेट अप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्फ। देखिए कॉटन मिल वर्कर्स थे, उन्होंने खुद की लाइब्रेरी बना दी 1930s में। कहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स की बात हो रही है, तो बैंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो अपने को ही मतलब वो एजुकेट करते रहे, खुद भी पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हो, इसलिए उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बना दी थी। आजकल तो कोई लाइब्रेरी में जाना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, एक्शन स्पीच और राइटिंग दैट इज सीन एज अपोजिंग द गवर्नमेंट स्क्वाड। देखिए कोई भी एक्शन, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी स्पीच देते हैं, कोई भी राइटिंग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको सेडिटियस, इसको मतलब इसको क्या कहा जाएगा, मेनली आपसे पूछा गया, तो इसको सेडिटियस कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग ने सुना होगा सेडिटियस क्राइम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए हैं, ठीक है, ओ यू एस, सेडिटियस, सेडिटियस क्राइम होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 है, द सप्रेशन ऑफ स्पीच पब्लिक कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो देखिए अगर आप स्पीच को सप्रेस कर रहे हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, रोक रहे हैं, इंफॉर्मेशन के फ्लो होने को रोक रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, सेंसरशिप कहा जाता है, ठीक है। मेनली ये सरकार करती थी कि कोई भी उनके अगेंस्ट बात ना बोल सके, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे मैगजीन में हो, चाहे किसी किताब में हो, इसीलिए सेंसरशिप आई थी। इन विच ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पास हुई वो कब पास हुई है, तो ये 1878 में पास हुई है, याद रखिएगा 1878 में पास हुई है, ठीक है। और मेनली किस पे, किसके मॉडल पे बेस्ड थी, तो आयरलैंड के जो प्रेस लॉज थे उन पे ये बेस्ड थी, ठीक है। मेनली इसका काम भी यही था कि जो भी प्रेस से चीज़ें निकलती थी, मतलब ये कह सकते हैं जो भी बुक्स, जो भी न्यूज़पेपर, जो भी आर्टिकल्स निकलते थे, उनको चेकिंग होती थी उनकी, और बिना और अगर मान लीजिए वो गलत पाए जाते थे या गवर्नमेंट के खिलाफ पाए जाते थे, तो उनको एक बार वार्निंग दी जाती थी, और दूसरी बार जो भी उनका प्रिंटिंग प्रेस रहता था उसको सील कर दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में क्या कहा गया, एन एनुअल पब्लिकेशन गिविंग एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल डेटा देता था, इंफॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, तो मतलब सूरज और चांद की मूवमेंट के बारे में बताता था, टाइड्स के बारे में बताता था, ग्रहण के बारे में बताता था, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें बताता था, एक एनुअल पब्लिकेशन मतलब साल भर में वो चीज़ निकलती थी, इसको क्या कहा जाता था, तो इसको एल्मनाक कहा जाता है। मेनली आप देखेंगे तो हिंदी का जो कैलेंडर होता है वो भी यही सेम चीज़ बताता है, ठीक है, तो एल्मनाक यहाँ पर इसको कहेंगे हम लोग। 35th में आते हैं। 35th में कहा गया, 1907 द पंजाब रिवोल्यूशनरी वर डिपोर्टेड। अब देखिए 1907 में क्या हुआ था कि जो पंजाब रिवोल्यूशनरी थे उनको वापस भेज दिया गया था। देन हु रोट विद ग्रेट सिंपैथी अबाउट इन हिज केसरी। फिर इसके बारे में मतलब ये जो पूरा ये कह सकते हैं कांड हुआ, इसके बारे में केसरी में एक इंसान जो थे उन्होंने अपनी सारी बातें लिखी, उन लोग ने मतलब बहुत सारी पूरी कहानी उसके बारे में समझाई है, और फिर इनको जेल भी भेज दिया गया था 1908 में। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको नाम पता ही होगा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया, द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशनड द समाचार चंद्रिका टू अपोज द ओपिनियन ऑफ। तो देखिए
जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उन्होंने क्या किया, एक समाचार चंद्रिका नाम की ये कह सकते हैं कि आर्टिकल निकाला या राइटिंग निकाली, ठीक है। अब जिससे किसको किसके ओपिनियन को अपोज किया जा रहा था, तो राजा राम मोहन रॉय का जो ओपिनियन था उसको अपोज किया रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो सती सिस्टम थे ये उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, ठीक है, सती प्रथा के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, और ये कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर में आता था, ये कह सकते हैं कि हिंदू की एक बहुत खराब चीज़ थी जिसमें आती थी, और ये इसको ख़त्म करना चाह रहे थे। हालांकि इन्होंने बाद में विलियम बेंटिक के साथ में इसको ख़त्म भी कर दिया था। तो इसी ऑर्थोडॉक्सी मतलब ये जो इनकी विचारधारा थी राजा राम मोहन रॉय की, ये कुछ हिंदूज को पसंद नहीं आ रही थी, और मोनली वो हिंदूज ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, ठीक है, जो पुराने विचारों पे ही केवल मानते थे, ठीक है। तो इसी के खिलाफ में उन लोगों ने समाचार चंद्रिका निकाली थी, जिससे इनका जो भी इनकी बातें हैं, इनके ओपिनियन है, उसको अपोज किया जा सके। 37th पे आते हैं, इसमें कहा गया विच रिवोल्यूशन टुक प्लेस फ्रॉम 1789 टू 1799। तो देखिए 10 साल के लिए रिवोल्यूशन चला है, और किस रिवोल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और इस फ्रेंच रिवोल्यूशन से हम लोग को बहुत तीन इंपॉर्टेंट बहुत वर्ड मिलते हैं, और उसको क्या कहते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट पे आते हैं, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब पॉकेट साइज बुक। अब देखिए कुछ पॉकेट साइज बुक्स भी आने लग गई मार्केट में, दैट आर सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पेडलर्स कॉल्ड चैपमैन, और उसको चैपमैन नाम के जो पेडलर्स होते थे वो सेल करते थे, और इसको क्या कहा जाता था, इसको चैप बुक कहा जाता था, ठीक है। और मेनली इसको जेब में रखो और आराम से कहीं भी आप जाओ, तो बैठे हो मान लीजिए आप, तो बैठे बैठे उसको पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये मेनली इसलिए होती थी कि कोई भी अगर ट्रैवल कर रहा है तो आसानी से उसको पढ़ सके। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, इन विच कंट्री। अब देखिए यहाँ पर एक बिलोथ ब्लू की बात करी गई है, विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी गरीबों के लिए कुछ किताबें बनाई जाने लग गई, जिससे सारे के सारे लोग किताबों को पढ़ सके। तो इस किताब को मतलब बिलोथी और ब्लू नाम का शब्द दिया गया, मतलब इनका टर्म दिया गया, और ये मेनली बहुत छोटी सी किताबें होती थी, बहुत ही पुअर क्वालिटी पेपर बनती थी, ब्लू सस्ता सा ब्लू कवर होता था। तो ये चीज़ कहाँ पे होती थी, ये फ्रांस में होती थी ये चीज़, ठीक है। तो ये जो बात कही गई है फ्रांस में या फ्रेंच की बात करी आ रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 40th क्वेश्चन में कहा गया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल। देखिए एब्सोल्यूट पावर मतलब उसके पास सारी की सारी पावर है एक इंडिविजुअल के पास, ठीक है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उसको चेक कर सके, जो उसको रोक सके। तो ऐसी जो भी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है इसको कहते हैं डिस्पोटिज्म, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्पोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, 41st क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, असर्शन दिया गया, रीजन दिया गया है। असर्शन में दिया गया इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस। देखिए 1517 की बात करी आ रही है। एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग, और इन्होंने क्या किया था, 95, ठीक है, 95 थीसिस। सोचिए एक थीसिस लिख नहीं पाता इंसान, 95 थीसिस लिखे थे। और इसमें इन्होंने जो भी प्रैक्टिस होती थी रोमन कैथोलिक चर्च की, जो भी गलत काम ये लोग करते थे, जो भी गलत टीचिंग्स ये लोग देते थे, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में कहा गया हिज टेक्स्ट बुक प्रिंटेड कॉपी टू लेड टू द डिवीजन विद इन द चर्च एंड बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और इसकी वजह से ही यहाँ पर डिवीजन हुआ चर्च का और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की स्टार्टिंग हुई। तो देखिए यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। कोई भी इसमें सिमिलरिटी नहीं, अगर मान लीजिए ये असर्शन होता नीचे वाला और ये रीजन होता तो बात सही होती, एक्सप्लेनेशन भी सही होता। लेकिन यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं, एक्सप्लेनेशन उससे रिलेटेड नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, गीत गोविंद वाज रिटन बाय डैश इन दी 18th सेंचुरी। अब देखिए गीत गोविंद जो है वो किसने लिखी है, तो जयदेव ने लिखी है, आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है गीत गोविंद। तो जयदेव विल बी द करेक्ट आंसर। द देवबंद सेमिनरी फाउंडेड इन डैश। अब देखिए देवबंद सेमिनरी जो थी वो कब फाउंड हुई थी, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 1867 में फाउंड हुई थी, ठीक है। पब्लिश थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ फतवाज, मेनली ये फतवाज पब्लिश करते थे मुस्लिम रीडर्स के लिए, जिससे इनको पता चल सके कि कैसे रहना है, और जो भी इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स होती थी उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन देते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, 44th क्वेश्चन कह रहा है, बाय द मिड डैश सेंचुरी रिचार्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलिंड्रिकल प्रेस। अब देखिए किसकी कब की बात हो रही है, सिलिंड्रिकल प्रेस बन गए थे, तो ये कब बने थे, तो ये मिड 19th सेंचुरी में सिलिंड्रिकल प्रेस बन गए थे। पावर ड्राइवर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उलामा आर द लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड द शरिया, ठीक है। तो जो उलामा होते थे वो क्या होते थे, लीगल स्कॉलर्स होते थे इस्लाम के और शरिया के,
ठीक है, शरिया आपको पता होगा, इस्लामिक लॉ जो होता है उसी को शरिया कहते हैं, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। सेकंड कहा गया हाफिज वाज 14th सेंचुरी पोएट हु हुज कलेक्टेड वर्क्स आर नोन एज दीवान। तो देखिए दीवान क्या है, तो दीवान ये कह सकते हैं कि एक हाफिज नाम के एक 14th सेंचुरी के पोएट हैं, जिनके वर्क्स को जब उसको उनकी जो भी राइटिंग्स थी उनको जब सब सब सारे को कलेक्ट किया था तो उसको दीवान कहा जाता है। तो ये बात भी सही है, तो इसमें भी ट्रू ऑप्शन होगा, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। 46 में कहा गया इन 1920s इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द डैश। अब देखिए यहाँ पर इन 1920s की बात हो रही है। 1920s में क्या हुआ, 1920s में इंग्लैंड की बात करी गई है कि जो पॉपुलर वर्क्स होते थे उनको सेल किया जाता था चीप सीरीज में, और उस सीरीज को क्या कहते थे, तो उसको शिलिंग सीरीज कहते थे। तो शिलिंग सीरीज में क्या होता था, शिलिंग सीरीज एक ऐसी सीरीज होती थी जिसमें पॉपुलर जो भी बुक्स होती, पॉपुलर जो वर्क्स होते थे लोगों के, उसको बेचा जाता था 1920s में, और बहुत सस्ते दामों में बेचा जाता था, इसीलिए नाम भी दिया गया शिलिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं, 1867 इसका आंसर था। नेक्स्ट पे आते हैं, 48th क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, अ लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑन इस्लामिक लॉ यूजुअली गिवन बाय अ मुफ्ती लीगल स्कॉलर टू क्लेरिफाई इश्यूज ऑन विच लॉ इज अनसर्टेन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे, इसको फतवा कहेंगे। ठीक है, आज भी देखते होंगे फतवा जारी होता है। ठीक है, राजा रवि वर्मा के बारे में पूछी गई कि राजा रवि वर्मा फेमस क्या थे, तो ये फेमस पेंटर थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50th कहा गया है हु पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स। तो देखिए किसने पब्लिश किया था, मतलब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक राइटिंग है जिसको पब्लिश किया गया था, स्त्री धर्म विचार। ठीक है, और इसमें मेनली ये बताया जाता था कि वुमेन को किस तरीके से रहना चाहिए कि वो ओबीडियंट वाइफ बन सकें। ठीक है, तो ये जो है ये किसने लिखा है, तो राम चड्ढा नाम के एक इंसान थे, उन्होंने ये चीज़ लिखी है, तो यहाँ पर इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो किताब है किसकी है, तो ज्योतिबा फुले की है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे तुरंत अम्बेडकर लगा देंगे, तो अम्बेडकर गलत है, जयदेव भी गलत है, राजा राममोहन रॉय भी गलत है, ज्योतिबा फुले की है, इन्होंने 1871 में इसको लिखा था। और मेनली इसमें जो लो कास्ट के बारे में बताया गया है, जो भी इनजस्टिस किया जाता था, कास्ट सिस्टम जो होता था उसके बारे में यहाँ पर बताया है ज्योतिबा फुले जी ने। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज बेटर नोन एज पेरियार। अब देखिए पेरियार किसको बोलते थे, अगर आप साउथ में देखें जैसे केरला हो गया, ठीक है, मद्रास हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो पेरियार जो बोला जाता था पूरे भारत में, इसको किसको बोला था, ईवी रामास्वामी नायकर को बोला जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53rd देखते हैं, फ्रॉम दी 1880s। तो 1880s की बात करी गई, नवल किशोर प्रेस ये कहाँ पर है, ये तो ये लखनऊ में था। ठीक है, लखनऊ में बना। एंड दी श्री वेंकटेश्वरा प्रेस इन दी डैश पब्लिश न्यूमरस रिलीजियस सेक्शन वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उसमें रिलीजियस टेक्स्ट पब्लिश होने लग गए। तो बताना ये दोनों कहाँ पर है, तो आपको बताया नवल किशोर प्रेस जो है लखनऊ में है, तो वेंकटेश्वरा प्रेस कहाँ पर है, बॉम्बे में है। ठीक है, अब इसको मुंबई बोलते हैं लेकिन पहले इसको बॉम्बे बोलते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, 54th क्वेश्चन कहा गया व्हेन पंजाब रिवोल्यूशनरी वर डिपोर्टेड इन 1907 हु अमंग द फॉलोइंग रोट द ग्रेट सिंबल अबाउट देम इन केसरी। तो केसरी किसने लिखी, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। हम लोग ऐसा क्वेश्चन एक बार देख भी चुके हैं। मेटल फ्रेम इन विच टाइप्स आर लेड एंड टेक्स्ट कंपोज इज कॉल्ड। तो देखिए एक ऐसा मेटल फ्रेम होता था जिसमें टाइप्स को लेड किया जाता था, टेक्स्ट को कंपोज किया जाता था, उसको गैली कहते थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोग को याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड के, जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा इसका एक और वीडियो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे एमसीक्यूज है जिसको प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप लोग देख लीजिए और अपना जो भी रिवीजन है उसको अच्छे से कर लीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।